आज का अपना टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, सब लिख जाएंगे। सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री का अगर इंट्रोडक्शन लेने की बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with surface phenomena. जो भी सरफेस के फिनोमिना है, सरफेस का मतलब क्या है कि दो फेजेस को अलग करने के लिए जो एक इंटरफेज होगा, उसके जो फिनोमिना है सरफेस फिनोमिना, हम लोग बोल सकते हैं इंटरफेस फिनोमिना। और सरफेस केमिस्ट्री के अंदर उन्हीं चीज़ों की हम लोगों को उन्हीं के साथ डील करना है, जो कि आप कैसे फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है। बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है एडजॉर्प्शन, दूसरा पार्ट है कैटालिस्ट, और जो तीसरा पार्ट है वो कोलाइड्स। इन 3 पार्ट्स में हमको सरफेस केमिस्ट्री को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एडजॉर्प्शन से। ठीक है, आपको हम बताएंगे कि एडजॉर्प्शन कैसे एक सरफेस फिनोमिना है, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट हम लोग देख रहे हैं एडजॉर्प्शन। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको इसका इंट्रोडक्शन लेना है कि एडजॉर्प्शन होता क्या है। इंट्रोडक्शन की भी बात करें तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। एडजॉर्प्शन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो accumulation of the molecule on the surface of any molecular species is known as adsorption। मान लेते हैं एक बीकर है आपके पास में, और इस बीकर में आपने सिलिका जल या चारकोल कुछ भी आपने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, इस बीकर के अंदर आराम से ऑक्सीजन के पार्टिकल्स या किसी गैस के पार्टिकल्स आ रहे हैं। थोड़े टाइम के बाद क्या होंगे, गैस के पार्टिकल्स आके इसके केवल और केवल इसकी सरफेस पे ही रहेंगे। ठीक है, सरफेस पे क्या हो जाएगा, गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे आके, तो इसी चीज़ को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। सिमिलरली एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि वाटर भर दिया आपने भी कहीं पे वाटर, और ऊपर गैस के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल एक लेयर बना लेंगे ना, इसके बीच में एक लेयर होगी ना सरफेस पे। ठीक है, तो ये भी चीज़ किसकी है, एडजॉर्प्शन ही। तो एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है, एक्यूमुलेशन होना किसका, कोई भी मॉलिक्यूल का ऑन द सरफेस ऑफ एनी मॉलिक्यूलर स्पीसीज। अगर केवल और केवल सरफेस पे ही वो चीज़ है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अभी हमने आपको बताए कि सिलिका जल ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर के मॉलिक्यूल को। इसके अलावा चारकोल वगैरह भी इसका एग्जाम्पल है। डेफिनेशन हो गया, एग्जाम्पल हो गया। एक और इसका मेन बात है, इसका कॉज क्या है, एडजॉर्प्शन क्यों होता है, इसका कॉज क्या है। कॉज ये होता है कि जो भी आपके सरफेस, मान लीजिए ये सरफेस है और ये आपका कोई सब्सटेंस भरा हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल होंगे सब्सटेंस के अंदर। हम ये बोल सकते हैं कि ये सरफेस के पार्टिकल्स हैं। ये कैसे पार्टिकल्स हैं, सरफेस के पार्टिकल्स हैं, और ये बल्क के पार्टिकल्स हैं। ये बल्क के पार्टिकल्स हैं। जो भी पार्टिकल बल्क में है, एक स्पेसिफिक पार्टिकल को उठा लेते हैं, जो भी पार्टिकल बल्क में है उसके इस साइड से भी एक फोर्स लग रहा है, इस साइड से भी मॉलिक्यूल है, इस साइड से भी मॉलिक्यूल है, इस साइड से, हर डायरेक्शन से फोर्स लग रहे हैं, और वो फोर्स आपस में कैसे हो रहे हैं,
वेक्टरली कैंसिल हो रहे हैं। लेकिन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल हैं, केवल जो मॉलिक्यूल केवल सरफेस पे हैं, उन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बल्क में तो जो फोर्स लग रहे हैं वो सारे बैलेंस्ड फोर्स हैं, बैलेंस्ड फोर्स है। लेकिन सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं उन पे लगने वाला जो फोर्स है वो कैसा है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। कैसा है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। और अगर ये मान लीजिए पार्टिकल नीचे की साइड में फोर्स लग रहा है और ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये क्या करेंगे, ऊपर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल यहाँ पर आए और इसको न्यूट्रल कर दे, जो फोर्स है उसको कैंसिल करे, वेक्टरली कैंसिल कर दे। दिस इज द मेन कॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉज क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स इज द कॉज ऑफ एड्सॉर्प्शन। कुछ फिनोमेना होते हैं जो रिलेटेड टू एड्सॉर्प्शन होते हैं, फिनोमिनन रिलेटेड क्या बोल सकते हैं, बिल्कुल कंफ्यूजन इससे ना हो। कुछ फिनोमेना, अदर फिनोमेना भी बात कर लेते हैं। उनमें से एक फिनोमेना है एब्जॉर्प्शन। पहले, अच्छा इससे पहले एक चीज और बात कर लीजिए। एब्जॉर्प्शन जो आपका होता है, उसके जिस सरफेस पे हो रहा है, जिस सरफेस पे हो रहा है उस सरफेस को बोलते हैं एड्सॉर्बेंट, और जो मॉलिक्यूल आके एक्यूमुलेट हो रहा है उसको बोलते हैं एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेट, तो ये भी याद रखिएगा, एड्सॉर्बेट क्या है, जो मॉलिक्यूल आके एक्यूमुलेट होगा, और एड्सॉर्बेंट क्या है, जिसकी सरफेस पे आके एक्यूमुलेट होगा। एब्जॉर्प्शन एक चीज होती है, अक्सर एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में कंफ्यूजन होती है। तो जब भी एब्जॉर्प्शन की बात होगी तो एब्जॉर्प्शन इज ए बल्क फिनोमिनन, ये बल्क में होगा। कैसे होगा, एक मान लीजिए मॉलिक्यूल रखा हुआ है, दूसरा मॉलिक्यूल आया और इसके बल्क के अंदर घुस गया, ये बल्क है मान लीजिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन है ये। और एक मॉलिक्यूल अगर केवल सरफेस पे ही है तो इसको क्या बोलेंगे, एड्सॉर्प्शन है ये, ठीक है। ऐसे कम समझ में आता है कि एग्जाम्पल बड़ा अच्छा से लेते हैं। आप क्या करिए, एक बीकर में एक इंक ले लीजिए। इंक कैसे बनी होगी, इंक में कोई डाई होगी और प्लस किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगी, ऐसे तो बनेगी ना। इंक कैसे बनेगी, डाई होगी और एक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगी। आप उसके अंदर चौक को डाल दीजिए, आपने उसके अंदर चौक को डाला, फिर आपने चौक को बाहर निकाला। चौक को जब आप बाहर निकालेंगे फिर आप चौक को ब्रेक करके देखिए। चौक को आप जब ब्रेक करके देखेंगे तो इसके जो बाहरी सरफेस पे केवल और केवल ब्लू कलर जो होगा वो केवल बाहरी सरफेस, जिस कलर की इंक डालेंगे केवल बाहरी सरफेस पे होगा, और अंदर साइड में ये चौक गीली गीली होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस चौक के पे डाई का एड्सॉर्प्शन हुआ है। डाई का क्या हुआ है, एड्सॉर्प्शन हुआ है। आपको ब्लू कलर नीचे नहीं दिखेगा क्योंकि वहां पर चौक नहीं है, इंक तो है। एड्सॉर्प्शन आपको क्या होगा, इंक जो होगी केवल केवल कहाँ पे होगी, सरफेस पे होगी, ठीक है। लेकिन जो सॉल्वेंट होगा वो मॉलिक्यूल के अंदर होगा, ठीक है। जो सॉल्वेंट होगा वो बल्क के अंदर घुसा हुआ होगा। तो इसका मतलब ये सॉल्वेंट का क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ। कभी ये चीज एक्सपेरिमेंट आप ट्राई करके देखिएगा, तो इससे आपको ना लग रहा होगा कि एड्सॉर्प्शन क्या है और एब्जॉर्प्शन क्या है। एक वर्ड और आता है सॉर्प्शन। सॉर्प्शन जब क्या हो कि कुछ मॉलिक्यूल सरफेस पे भी हो, सेम पार्टिकल्स होने चाहिए, ठीक है, और कुछ बल्क में भी हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सॉर्प्शन। सॉर्प्शन का मतलब क्या है, जहां पर एड्सॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन सेम मॉलिक्यूल का हो। जो भी चौक वाला एग्जांपल दिया था वो अलग अलग मॉलिक्यूल थे, डाई का एड्सॉर्प्शन हो रहा था और उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा था। इसका बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है डाइज क्लॉथ। जितने भी क्लॉथ आपके डाइज वाले होते हैं उसमें क्या होता है, प्रेशर अप्लाई करते करते क्या करते हैं, वैसे तो जो डाइज होती है वो सरफेस पे ही रहती है, उसको बल्क में भी घुसेड़ दिया जाता है, क्योंकि जो अच्छे कपड़े होते हैं उन्हें पूरे में बल्क से लेके ऊपर तो दिखता ही, जिस कलर का कपड़ा है आपका बल्क में वही कलर होता है। तो इसका मतलब जितने भी डाइज क्लॉथ हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉर्प्शन, ठीक है। वो अलग एग्जांपल है चौक वाला। चौक में क्या था, दो अलग अलग मॉलिक्यूल एड्सॉर्प्शन और दूसरा फिनोमेना जो आपका एड्सॉर्प्शन था वो दिखा रहे थे। तो हमें लगता है कि आपको इंट्रोडक्शन में चीज क्लियर हुई होगी कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्बेट क्या होते हैं, एड्सॉर्बेंट क्या होता है, एक दो एग्जांपल भी हमने आपको दिए, क्या कॉज है इसका, और इसके अलावा एब्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन क्या होता है।
अब थोड़ी सी बात थर्मोडायनामिक्स की करते हैं। थर्मोडायनामिक्स, और इसको ही बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। जो एड्सॉर्प्शन की मैकेनिज्म है वो क्या है? थर्मोडायनामिक्स जो है वो बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन ही ऐसे दिया जाता है कि वो डील करती है कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। पहले थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ आया जो ये तो बता रहा था कि कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन उसने ये नहीं बताया कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। फिर सेकेंड लॉ आया, उसने एंट्रोपी वाला, उसने पहले एंथैल्पी का फिनोमेना दिया। एंथैल्पी में बहुत सी चीज़ उसने ये बताई कि जिसमें भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होंगे निगेटिव होगी, वो चीज़ अपने आप होगी। फिर बहुत से एक्सेप्शन उसके भी मिले। उसके बाद एंट्रोपी आया। एंट्रोपी ने कहा कि जिसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस बढ़ेगी। अगर कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, लिक्विड से गैस में जा रही है, तो वो रिएक्शन अपने आप होगी क्योंकि उसमें रैंडमनेस बढ़ रही है। अभी हम इस कमरे से चले जाएं, कमरा रैंडम अपने आप हो जाएगा, लेकिन इसको अगर अरेंज करवाना है तो हमको आपको कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा भी वो टॉपिक नहीं, हमारा टॉपिक बस ये कि किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए जब डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों के एक्सेप्शन मिल गए तब एक फंक्शन आया डेल्टा जी, जिसको हम लोग बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। इसमें ये बोला गया कि अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी निगेटिव है तो वो रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। डेल्टा जी का फॉर्मूला ये दिया गया, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच इंटू टी इंटू डेल्टा एस। जितने भी एड्सॉर्प्शन के रिएक्शन होते हैं उनमें डेल्टा एच हमेशा हीट रिलीज होती है। हीट अगर हमेशा रिलीज हो रही है तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच कैसा होगा? निगेटिव होगा। जाहिर सी बात है, बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड बनना या कुछ भी होगा तो उसमें हीट रिलीज होगी। डेल्टा एस की बात करें तो डेल्टा एस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा? अगर पॉजिटिव क्यों होगा डेल्टा एस? अगर देखिएगा, डेल्टा एस का मतलब होता है एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज से हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंट्रोपी बराबर रैंडमनेस। पहले मॉलिक्यूल पूरे में आपस में घूम रहे थे, गैस के मॉलिक्यूल मान लीजिए ऊपर। जब एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना स्टार्ट हुआ तो मॉलिक्यूल आके इस सरफेस पे ही बाउंडेड हो गए कि यहीं पे रहना है इनको, यहीं पे रहना है। तो इसका मतलब इनकी रैंडमनेस क्या हुई? इनकी रैंडमनेस क्या हुई? कम हुई। तो पहले एंट्रोपी ज्यादा थी, अब एंट्रोपी कैसी हो गई? कम हो गई। तो जब बाद वाले में से, जब हम लोग कभी चेंज निकालते हैं तो बाद वाले में से पहले वाला घटाते हैं, तो बाद में कम हो गई, पहले ज्यादा थी। तो इसका मतलब डेल्टा एस कैसा आएगा? निगेटिव आएगा ना। डेल्टा एस भी कैसा है यहाँ पर? निगेटिव है। दो चीजें तो फिक्स हो गई, डेल्टा एस निगेटिव है और डेल्टा एच निगेटिव है और डेल्टा एस भी निगेटिव है। जैसे डेल्टा एस यहाँ पर निगेटिव रखेंगे तो दरअसल ये साइन कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ये साइन पॉजिटिव आपको दिखने लगेगा ना। तो अब मेन बात क्या होगी? मेन बात है कि अब इन दोनों फंक्शन के बीच में लड़ाई होगी। अगर डेल्टा एच जो है आपका बड़ा हो जाता है टी इंटू डेल्टा एस से, तो आपका जो ओवरऑल फंक्शन आएगा वो कैसा आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। प्रोसेस कैसे होने लगेगी? स्पॉन्टेनियस होने लगेगी। आपको कुछ भी करके ये फंक्शन जो पॉजिटिव वाला है इसको छोटा रखना है निगेटिव वाले फंक्शन से, क्योंकि प्रोसेस आपको स्पॉन्टेनियस करनी है। तो डेल्टा एस में जो चेंज होगा उस पर तो हमारा कंट्रोल है नहीं। हमारा कंट्रोल किस पे है? टेम्परेचर पे है। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि हम लोग टेम्परेचर कैसा रखें? लो टेम्परेचर रखते हैं। अगर टेम्परेचर आप कैसा रख रहे हैं? लो टेम्परेचर रख रहे हैं, तो आप एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस को कैसा कर रहे हैं? स्पॉन्टेनियस कर रहे हैं। आप स्पॉन्टेनियस कर रहे हैं किसकी प्रोसेस को? एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस को। दिस इज द होल मैकेनिज्म, और इसकी थर्मोडायनेमिक्स भी यही होती है। इसमें ये बताया जाता है, पूरी बाकायदा एक्सप्लेन किया जाता है कि डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एच और टी इंटू डेल्टा एस क्या होता है। ठीक है। अगर डेल्टा एच की बात की जाए तो एंथैल्पी चेंज है, एंथैल्पी चेंज व्हेन एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस। डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज व्हेन एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस। ऐसे करके आप इसकी थर्मोडायनामिक्स से मैकेनिज्म लिखने को आए। बस कंक्लूजन लास्ट में क्या निकला कि लो टेम्परेचर पे एड्सॉर्प्शन फेवरेबल है। ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पर एड्सॉर्प्शन वाली ब्रेक होती है। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन की। अगर टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन की बात की जाए तो एड्सॉर्प्शन आपके दो टाइप के होते हैं। पहला है आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन, जिसको फिजिसॉर्प्शन भी बोलते हैं।
फिजिसॉप्शन, और दूसरा है आपका केमिकल एड्सॉर्प्शन, जिसको कैमिसॉप्शन भी बोला जाता है। अंतर क्या है इन दोनों में? जब भी आपका एड्सॉर्प्शन जो है, जब भी आपका एड्सॉर्प्शन वीक वंडरवाल फोर्सेस की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से? वीक वंडरवाल फोर्सेस की वजह से हो रहा है, तो आपका फिजिसॉप्शन होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपकी मान लीजिए एड्सॉर्बेंट की सरफेस है, एड्सॉर्बेंट की सरफेस जो है वीक वंडरवाल फोर्सेस अप्लाई कर रही है किसके ऊपर? जो आपके एड्सॉर्बेट के पार्टिकल्स हैं। मान लीजिए कि ये निकल की सरफेस है, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है? डाई हाइड्रोजन आ रहा है। डाई हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल ऐसे आके वीक वंडरवाल फोर्सेस की वजह से यहाँ पर आके एक्यूमुलेट हो रहा है, तो दिस इज द फिजिसॉप्शन। इसमें क्या होता है? इसमें यह है ड्यू टू वीक वंडरवाल फोर्स, यह है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड। इसमें क्या होगा? केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगी। अभी जो ये डाई हाइड्रोजन आया और निकल सरफेस आया, इनके बीच में आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं है, बस एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन का मतलब बॉन्डिंग नहीं होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है केवल। यहाँ पर क्या होगा? ये दोनों मॉलिक्यूल आएंगे यहाँ पर, पहले फिजिसॉप्शन ही होता है, पहले फिजिसॉप्शन ही होता है, बाद में उसका केमिसॉप्शन होता है। कैसे होता है? ये दोनों मॉलिक्यूल यहाँ तक आए, क्योंकि इसमें क्या करना है? बॉन्ड फॉर्म करने हैं। इसमें क्या करना है? बॉन्ड फॉर्म करना। और अगर बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा तो हमने आपको बताया एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। बॉन्ड तभी बनते हैं जब रिएक्टेंट की एनर्जी को बढ़ा के एक्टिवेशन एनर्जी तक ले जाता है, फिर एक्टिविटी एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। एक्टिवेशन एनर्जी कौन देगा? जब आप हीट बढ़ाएंगे। अभी हम ये भी देखेंगे कि ये जो रिएक्शंस होती हैं वो कब फेवरेबल हैं? हाई टेम्परेचर पे। ये कब है? लो टेम्परेचर पे। पहले से फिजिसॉप्शन हो गया, आपने हीट बढ़ाई, हीट बढ़ाने से क्या होगा? ये जो है आपस के बॉन्ड इनके टूट जाएंगे, जो डाई हाइड्रोजन के आपस के बॉन्ड बने थे वो टूट जाएंगे, और ये अब इनके साथ में केमिकल बॉन्डिंग कर लेंगे। ठीक है, जब यहाँ से वैलेंसी फ्री होगी, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा, जब यहाँ से वैलेंसी फ्री होगी तभी तो इसके सरफेस के साथ बनाएगा ना बॉन्ड। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्डिंग की वजह से है, और ये जो है केवल आपका वीक वंडरवाल फोर्सेस की वजह से है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है ये नॉट स्पेसिफिक होगा, क्योंकि पूरे सरफेस में यूनिवर्सल वंडरवाल फोर्स लग रहा है, कोई निकल का ही मेटल बचा हुआ है, ये स्पेसिफिक होता है। उसी साइट पे आके हाइड्रोजन का केमिसॉप्शन होगा जहां पर बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी हो, मतलब कि वैलेंस फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, तो ये कैसा होगा? स्पेसिफिक होगा। थर्ड पॉइंट की बात करें, ये रिवर्सेबल होता है और ये इरिवर्सेबल होता है। ये चीज भी समझिएगा क्यों ये रिवर्सेबल क्यों होता है, कि अगर आपने क्या किया कि ये मॉलिक्यूल मान लीजिए इसके ऊपर एड्सॉर्ब है, आपने क्या किया? प्रेशर को लो कर दिया, प्रेशर को लो कर दिया, उसकी वजह से क्या होगा? ये मॉलिक्यूल अपने आप डिसऑप्शन भी इनका हो सकता है, यहाँ से चले भी जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं, इनका डिसऑप्शन पॉसिबल है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं बना है, इनका कोई बॉन्ड नहीं बना है, यहाँ पर क्या होगा? मान लीजिए कार्बन की सरफेस थी, ऑक्सीजन आया बाहर से, यहाँ पर बॉन्ड भी बन गया है। अगर इन दोनों का बॉन्ड बन गया है, केमिकल बॉन्डिंग बन गई है, तो ये क्या किस फॉर्म में है? अब या तो CO2 के फॉर्म में होंगे या CO के फॉर्म में होंगे। कार्बन ऑक्सीजन कोई मॉलिक्यूल बन चुका है। अब अगर आप इसमें कोशिश करेंगे कि हम डिसऑप्शन करवा दें, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आया था ना, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाहर नहीं जाएगा, मॉलिक्यूल बाहर जाएगा CO का या CO2 का। तो दिस इज नॉट द इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड बन गया, और अगर बॉन्ड एक बार बन गया है तो आप ये नहीं कर सकते कि अब जो मॉलिक्यूल आया था उसको दोबारा ऐसे हटा दें। तो ये कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और ये कैसा प्रोसेस है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो इसके लिए टेम्परेचर क्या चाहिए? लो टेम्परेचर चाहिए। लो टेम्परेचर चाहिए। क्यों चाहिए लो टेम्परेचर? क्योंकि हाई टेम्परेचर पे हमने देखा है कि मॉलिक्यूल अपने आप क्या हो जाएंगे, उनको कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, और वो काइनेटिक एनर्जी से वहां चले जाएंगे। इसमें क्या टेम्परेचर चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर इज हेल्पिंग इन गिव द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ऐसे इसमें प्रेशर हाई चाहिए होता है और उसमें प्रेशर लो चाहिए, लो प्रेशर।
लास्ट पॉइंट की अगर एक बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो पॉइंट ये भी आता है कि जो भी इजीली लिक्विफिलेबल गैसेस हैं, इजीली लिक्विफिलेबल गैसेस हैं, इजीली लिक्विफिलेबल गैसेस से मेरा मतलब क्या है, जिन गैसेस का इजीली लिक्विफिलेबल गैस का मतलब जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है मतलब कि उनको ज्यादा टेम्परेचर तक, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, वह टेम्परेचर जिसके बाद आप कितना भी प्रेशर लगा दें उनको लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। वो प्रेशर क्या होगा, क्योंकि गैस को लिक्विफाइड करने का मतलब क्या है, दो तरीके से कर सकते हैं, तो आप टेम्परेचर डाउन करते चले जाइए तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा क्या है कि आप प्रेशर बढ़ाते चले जाइए, लेकिन अगर आप एक टेम्परेचर एक से ज़्यादा हाई, बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल इतनी दूर दूर होंगे, फिर आप कितना भी प्रेशर लगा लें आप उनको लिक्विफाइड नहीं कर सकते। तो वो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो गैसेज इजीली लिक्विफिलेबल होती हैं, उनको ज़्यादा रेंज तक लिक्विफाई कर लिया जाता है। जो भी इजीली लिक्विफिलेबल गैसेज होती हैं उनका फिजिक्स ऑप्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि एक थ्योरी भी आई थी कि वीक वंडर वाल जो फोर्सेस होते हैं वो क्रिटिकल टेम्परेचर के पास में ज़्यादा वर्क करते हैं, तो इससे उस थ्योरी का भी उस थ्योरी को भी एक सपोर्ट मिला कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक थी। तो इजीली लिक्विफिलेबल गैसेस का मतलब मेरा NH3 से, SO2 से, ठीक है। आप सेम सिलिका का जेल रखिए, SO2 गैस ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, NH3 गैस ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, लेकिन जो कम H2 O2 ये कम एब्जॉर्ब होंगी। तो जो भी इजीली लिक्विफिलेबल गैसेस हैं उनका फिजिक्स ऑप्शन ज़्यादा होगा। यहाँ पर क्या है कि जो भी गैसेस बॉन्ड बनाने के लिए ज़्यादा कैपेबल हैं, जिनके अंदर क्या है टेंडेंसी टू फॉर्म कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड, वो केमिस ऑप्शन ज़्यादा दिखाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस ऑप्शन। एक बात और याद रखिएगा कि फिजिक्स ऑप्शन क्या होता है, फिजिक्स ऑप्शन मल्टी लेयर भी हो सकता है, लेकिन केमिस ऑप्शन मल्टी लेयर नहीं होता, एक ही लेयर को उसको सरफेस के साथ बॉन्डिंग करनी है। बॉन्डिंग करने का मतलब है कि वो सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट होना है, ठीक है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, जिसमें हमने पढ़ा कौन कौन सा, फिजिक्स ऑप्शन और केमिस ऑप्शन। अब नेक्स्ट चीज बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द, इसके याद रखिएगा, ठीक है, जो मैंने पॉइंट बताया। फैक्टर्स अफेक्टिंग द आप लोग भी लिखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एड्सॉर्प्शन। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो एड्सॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें हम लोगों को कई फैक्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट कैसा होना चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा, एड्सॉर्प्शन भी ज़्यादा, तो इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। सेकेंड है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, इस पर आखिरकार कैसे डिपेंड करेगा देखते हैं। तो जो भी एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना है वो सरफेस का फिनोमेना है। सरफेस किसकी है, एड्सॉर्बेंट की है, तो जितनी ज़्यादा बड़ी सरफेस होगी उतना ज़्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। तो सरफेस को बड़ी करना, इसका मतलब क्या करना है, वो पार्टिकल्स को डिवाइडेड करना फाइनली। अभी आप इस डस्टर में कितनी सरफेस देख रहे हैं, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, बीच वाली दो सरफेस और खुल जाएंगी, और डिवाइड कर दीजिए, बीच वाली दो सरफेस और खुल जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि एड्सॉर्प्शन जो है इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया कैसे बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज्ड बाय डिवाइडिंग डिवाइडिंग एड्सॉर्बेंट इनटू पीसेस, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि लिखा होता है कि डिवाइडेड, फाइनली डिवाइडेड Ni, फाइनली डिवाइडेड Pt। तो इन दोनों में बस यही दो पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में अगर दो ग्राफ बनाए जाएं, ये ग्राफ फिजिक्स ऑप्शन के लिए बना रहे हैं हम, और ये ग्राफ हम केमिस ऑप्शन के लिए बना रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेचर लिख रहे हैं और यहाँ पर x/m लिख रहे हैं। x है अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस कितनी डिजॉल्व हुई, मतलब सरफेस पे एब्जॉर्ब हुई, और ये है
मास ऑफ सॉलिड, मास ऑफ क्या सॉलिड। इसमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, ये साफ दिखा रहा है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका x अपॉन एम जो डिसॉल्वेशन है, जो एड्सॉर्प्शन है, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। हमने पढ़ा भी था फिजिक्स ऑप्शन में यही काम होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एड्सॉर्प्शन कम होगा। इसमें क्या होगा, इसमें कुछ यूं ग्राफ मिलेगा। पहले तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो सपोर्ट करेगा, एड्सॉर्प्शन और बढ़ेगा, एड्सॉर्प्शन और बढ़ेगा, कहाँ तक बढ़ेगा, जब तक वो एक्टिवेशन एनर्जी तक अपने ना पहुंच जाए, उसके बाद भले डिक्रीज हो जाए। तो 2 पॉइंट मिले, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो फिजिक्स ऑप्शन क्या होगा, कम होगा। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा, केमिक्स ऑप्शन भी इंक्रीज होगा, कहाँ तक, टिल थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना एक्टिवेशन एनर्जी मिलने के लिए, टिल ईटी। ठीक है, समझ गए। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, ये काम किस पे करना है आपको, ये काम कांस्टेंट प्रेशर पे करना है। प्रेशर कांस्टेंट, जब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना है तो प्रेशर कांस्टेंट रखना है। और नेक्स्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखने वाले हैं। तो एक पहले जनरल बात कर लेते हैं, इसलिए इसको एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर को हम लोग किस पे देखेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखेंगे। कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, आइसोथर्म। थर्म का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। जो ये ग्राफ बन रहा है वो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का बन रहा है। ये कुछ ग्राफ बनेगा, ये प्रेशर है, ये x अपॉन एम है। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे एड्सॉर्प्शन बढ़ता चला जाएगा। आप लोग जानते हैं प्रेशर बढ़ाएंगे एड्सॉर्प्शन बढ़ता चला जाएगा। किस पॉइंट तक, जब तक इक्विलिब्रियम पॉइंट ना मिल जाए। मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल गया। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब समझते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट की डायरेक्शन में समझते हैं ना। इक्विलिब्रियम क्या होता है, बताया था हमने आपको, कोई भी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कैसा होता है। आपको लगेगा रिएक्शन रुक गई है, लेकिन रिएक्शन रुकती नहीं, बल्कि एड्सॉर्प्शन के जितने मॉलिक्यूल होते हैं, हम आपको बार बार इक्विलिब्रियम का एग्जांपल कौन सा दिया था हमने आपको। अगर आप क्या करें, ऊपर मान लीजिए आप नल, एक पानी में, एक बाल्टी में इतना पानी है, ठीक है, आपने ऊपर नल चालू कर दिया, इसकी डायमीटर इतनी है, आपने नल पानी भगा दिया, इसमें गिर रहा है, मतलब कि इसकी जो वाटर लेवल है लगातार क्या हो रहा है, वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। आपको दिखेगी कोई ना कोई रिएक्शन हो रही है, मतलब कोई ना कोई चीज प्रोसेस हो रही है, रिएक्शन बढ़ रही है। आप सिमिलरली यहाँ पर इतना एक होल कर दीजिए, इतने डायमीटर का ये था उतना ही होल कर दीजिए, क्या केमिकल रिएक्शन रुक गई। आपको लगेगा, भले आप एब्जॉर्ब किस चीज को कर रहे हैं, वाटर लेवल को, रिएक्शन रुकी हुई आपको दिखेगी, लेकिन दरअसल वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन चली गई। जितना यहाँ से गिर रही है उतना पानी यहाँ से निकल रहा है। वो इक्विलिब्रियम एक सेपरेट चैप्टर था, हमने आपको पढ़ाया था। तो कुल मिला के यहाँ पर इतना होगा कि जितने मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट होंगे उतने मॉलिक्यूल वहाँ से रिलीज होंगे, सरफेस पे स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, मॉलिक्यूल निकलना चाहेंगे। तो इक्विलिब्रियम के बाद प्रेशर आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर उसका फिर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लगभग लगभग कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ाया आपने तो उससे एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्प्शन आपका बढ़ता है। कब तक, टिल इक्विलिब्रियम पॉइंट। अच्छा, इस पे जो है ये थोड़ी सी नॉलेज जो है फ्रेंडलिच ने दी थी। फ्रेंडलिच ने अपना एक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म दिया, इसी पे थोड़ी सी आगे नॉलेज दी इन्होंने उतनी बताई। फ्रेंडलिच आइसोथर्म जिसको बोलते हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस टेम्परेचर, मान लीजिए तो जानते हैं हम लोग ना कि 3 टेम्परेचर पे अगर हम लोग बनाएं, ये P और ये x अपॉन m, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, एड्सॉर्प्शन कम है, एड्सॉर्प्शन कम है, टेम्परेचर और कम कर दिया, एड्सॉर्प्शन और बढ़ गया, टेम्परेचर और कम कर दिया, एड्सॉर्प्शन और बढ़ गया। ठीक है, इन्होंने एक रिलेशन दी, उस रिलेशन जो आपकी थी इनकी, वो x अपॉन m बराबर Kp इंटू 1 अपॉन m। x अपॉन m क्या है, कितनी अमाउंट एब्जॉर्ब हुई है, K क्या है, कांस्टेंट है, P क्या है, प्रेशर, K और N क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब इनका लॉग ले लीजिए, क्या हो जाएगा, लॉग x अपॉन m। यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग K, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग में जानते हैं ना कि पावर होती है आगे जाती, लॉग P। इसके कंपेरिजन हम इक्वेशन से कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, y इक्वल टू c प्लस mx। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो इसके हिसाब से फ्रेंडलिच ने जो अपना आइसोथर्म का ग्राफ दिया था वो याद रखिएगा। यहाँ पर प्रेशर, प्रेशर किस में, लॉग P में,
एक्स की वैल्यू एक्स एक्सेस पे कर लिया, एक्स लॉग पी हो गया, ठीक है। और एम क्या होता है, स्लोप होता है, बताएंगे। सी जो होता है, मैं बता रहा है आपको, कुछ यू ग्राफ मिला आपको, लॉग एक्स अपॉन एम, वाई लॉग एक्स अपॉन एम हो गया, एक्स ये हो गया, लॉग पी हो गया, ठीक है। ये जो सी होता है कितने एरिया पे यहाँ पे ब्रेक किया है, कांस्टेंट के लिए होता है, तो ये कितनी वैल्यू आई, लॉग के, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन मिली, इसका जो स्लोप होता है उसको एम से डिनोट करते हैं, एम की वैल्यू कितनी है, इसका स्लोप कितना है, 1 अपॉन एम। इसी ग्राफ को बोलते हैं फ्रेंडलिच आइसोथर्म। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, सिंपल सी इक्वेशन है, लॉग लेके आपको यहाँ तक लिख देना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एड्सॉर्प्शन। कुछ एग्जाम्पल भी आपको एड्सॉर्प्शन के पता होने चाहिए। लास्ट में बात किसकी होगी, कुछ एग्जाम्पल या एप्लीकेशंस की बात कर लें हम लोग, जो इसके मेनली एप्लीकेशंस हैं। तो हमने आपको बताया गैस मास्क में इसका यूज होता है, किसमें, जो भी कोल माइंस में जाते हैं, जितने भी जहरीली गैसेज हैं, तो वो कोल मास्क के ऊपर ही एड्सॉर्ब रहती है। एड्सॉर्प्शन जो है सरफेस फिनोमेना है ना, कोल मास्क के ऊपर ही रहेंगे। इसके अलावा डीनेचुरेशन ऑफ शुगर का भी में भी इसका यूज किया जाता है। एनिमल चारकोल का यूज किया जाता है शुगर में जो कलर होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। और अगर यूज लिए जाएं तो ज़्यादा ह्यूमिडाइजेशन है, अगर ज़्यादा नमी है तो उसके लिए कैल्शियम CaCl2 का यूज किया जाता है, वो भी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा वैक्यूम कहीं पे क्रिएट करना है, वैक्यूम का मतलब क्या है, गैस के पार्टिकल्स को अलग कर देना है, वहाँ पर कोई भी गैस के पार्टिकल की मूवमेंट ना हो, तो भी इसका यूज कर सकते हैं। तो वेरियस एप्लीकेशन लिखे हुए हैं, आप आसानी से उनको पढ़ सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, जो आपका क्या था, कैटालिस्ट। इस पार्ट में क्या क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसमें डिफिनेशन जानी कि सरफेस फिनोमिना था, कुछ एग्जांपल लिए, कॉज बताया अनबैलेंस्ड फोर्स को, और फिनोमिनन में एब्जॉर्प्शन भी बताया जो कि बल्क फिनोमिना था, अगर दोनों चीज़ें साथ में हो रही तो वो सॉर्प्शन था, ठीक है। फिर थर्मोडायनामिक नेचर में आए तो उन्होंने जाना कि लो टेम्परेचर होना चाहिए, इक्वेशन निकाली डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। फिर टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन में फिजिक्स ऑप्शन था और केमिस ऑप्शन था। ये वीक वंडर वाल फोर्स था, इसमें स्ट्रॉन्ग था। ये किस में था, लो टेम्परेचर में था, ये हाई टेम्परेचर में था, क्योंकि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, ठीक है। और सारी चीज़ें भी जानी, इसमें एक ही लेयर बनेगी, सॉरी इसमें मल्टी लेयर बनेगी, उसमें एक लेयर। कौन कौन से फैक्टर एड्सॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं, तो उसमें जाना एड्सॉर्बेट कैसा होना चाहिए, इसका क्रिटिकल पॉइंट ज़्यादा हो, एड्सॉर्बेंट कैसा होना चाहिए, जो फाइनली डिवाइडेड हो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। अफेक्ट और टेम्परेचर में हमने जाना कि टेम्परेचर, अगर आप फिजिक्स ऑप्शन टेम्परेचर बढ़ाएंगे फिजिक्स ऑप्शन कम होगा, केमिस ऑप्शन बढ़ेगा, लेकिन जब थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच जाएगा फिर गिरने लगेगा। अफेक्ट ऑफ प्रेशर की अगर बात करें तो टेम्परेचर, जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉरी प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो भी बढ़ेगा, एड्सॉर्प्शन भी आपका बढ़ेगा। लेकिन फिर फेंडलिच की इक्वेशन आई, एक्स अपॉन एम बराबर के पी की पावर 1 माइनस एन, उसके हिसाब से हमने लॉग लेके ग्राफ भी बनाया था। दिस इज द ऑल अबाउट द एड्सॉर्प्शन। हम लोग बात करते हैं कैटालिस्ट की। सबसे पहले कैटालिस्ट का, सबसे पहले कैटालिस्ट का इंट्रोडक्शन लेते हैं, क्या होता है कैटालिस्ट, ठीक है। डेफिनेशन लेंगे इसमें और एग्जाम्पल लेंगे। अगर कैटालिस्ट की डेफिनेशंस की बात की जाए तो कैटालिस्ट आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली क्या है, कॉम्प्लेक्स है, नाइट्रोजीनियस है, मतलब कि जिसमें क्या हो, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनको हम लोग प्रोटीन्स बोलते हैं, ठीक है। एंड कैटालिस्ट बेसिकली क्या होते हैं, जो भी प्रोटीन्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है। आप लोग हमने आपको बताया था कि कितना होना चाहिए, 10,000 AMU तक उसका पहुंच जाए मॉलिक्यूलर वेट, इसमें थोड़ा सा कम होगा। कुल मिला के कैटालिस्ट आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स और एनिमल के द्वारा ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये क्या होते हैं, दीज आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, दीज आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्यों बोला, क्योंकि बहुत सी जो आपकी बायोकेमिकल रिएक्शन है, आपके शरीर के अंदर जो रिएक्शंस चल रही हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, कैटलिस्ट। सॉरी एंजाइम बता दिया, चलिए। तो ये एक स्पेशल टाइप का एंजाइम बता दिया हमने, चलिए। तो कैटालिस्ट की अगर हमारे पास तो सुविधा है, तो कैटालिस्ट की अगर बात की जाए तो कैटालिस्ट क्या होते हैं, इंक्रीज द, इतनी देर बैठे होते थे आप बोल पाए, इंक्रीज द
रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग इन रिएक्शन, इन्वॉल्विंग और कंज्यूम्ड इन रिएक्शन। अगर कैटालिस्ट की डेफिनेशन हो तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा और कुछ नहीं करेगा, वो भी एंजाइम की डेफिनेशन बता देते हो, कुछ नहीं। एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए तो एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपका। अगर आप क्या करें कि KClO3 गैस मिल यूज होती है ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में, इसी से जो ऑक्सीजन के सिलेंडर भर के जाते हैं वो इसी रिएक्शन से भर के जाते हैं, 2KClO3 से KClO होता है, ऑक्सीजन गैस हमको मिलती है। ये रिएक्शन अगर आप बिना विदाउट कैटालिस्ट कराते हैं तो करीब 4.5 घंटे लगते हैं इस रिएक्शन कंप्लीट होने में। अगर आप इसमें कैटालिस्ट यूज कर देते हैं MnO2, अब कोई आदमी मर रहा है तो उसके 4.5 घंटे इंतजार होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहा है, 4.5 घंटे बाद आएगा, तो क्या होगा, अगर आप कैटालिस्ट MnO2 यूज कर लेते हैं तो ये रिएक्शन सेम रिएक्शन 15 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब उतनी इनो जैसा नहीं काम होता है, 6 सेकंड में, लेकिन 15 मिनट में काम हो जाता है। तो कुल मिला के आपको मालूम पड़ेगा कैटालिस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इंट्रोडक्शन की बात हो गई, टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट पे आते हैं। कैटालिस्ट दो टाइप के होते हैं, एक होमोजीनियस कैटालिस्ट, एक होते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। होमोजीनियस कैटालिस्ट से मेरा मतलब उन कैटालिस्ट से है जो सेम फेज में हो, जिनकी फेज कैसी है, सेम है, कैसी, एज रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट है, मान लीजिए जिनकी रिएक्शन हो रही है, मान लीजिए कि रिएक्शन हो रही है SO2 प्लस हाफ O2 की, इससे बन रहा है SO3, और कैटालिस्ट आपने कर दिया नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और कैटालिस्ट भी गैस है। अगर सेम फेज में है तो दिस इज नोन एज होमोजीनियस कैटालिस्ट, और अगर डिफरेंट फेज में, मान लीजिए इसी रिएक्शन को कैटालिस्ट करने का एक दूसरा तरीका भी है, V2O5 लगा दें, वेनेडियम, तो ये आपका सॉलिड होता है, ये गैस है और ये गैस है, तो ये गैसियस फेज में मिक्सचर है, रिएक्टिंग मिक्सचर, और ये कैसा है, सॉलिड हो गया। तो ये कैसा एग्जांपल हो गया, वो हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट का। इसमें क्या है, डिफरेंट फेज है, नॉट एज रिएक्टेंट, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट की अगर बात की जाए तो बेसिकली होता क्या है कि इसकी तो मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो रिएक्टिंग मिक्सचर के अंदर जाएगा। कुछ पॉइंट इसमें और जान लेते हैं। ये स्लाइटली मोर इफेक्टिव, क्योंकि क्या होगा, ये सोल्यूशन के अंदर चला जाएगा, स्लाइटली मोर इफेक्टिव, ये लेस इफेक्टिव है। लेकिन इसके भी कुछ, इसको आसानी से आप बाहर निकाल सकते हैं रिएक्टिंग के बाद में, क्योंकि कैसा है, अलग अलग फेज में आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इजिली सेपरेबल, और ये कैसा है, नॉट इजिली सेपरेबल, ठीक है। ये कुछ पॉइंट आपको इन दोनों के बीच में याद रखने हैं। अगर हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट की बात की जाए तो इसकी मैकेनिज्म की अगर बात की जाए तो सबसे पहला काम क्या होता है, आपको बता भी चुके हैं मैकेनिज्म में। सबसे पहले क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा, कोई मॉलिक्यूल आएगा उसका एक्यूमुलेशन होगा, फिर क्या होगा, प्रोडक्शन होगा कंपाउंड का, वहाँ पर कोई कंपाउंड है उसका प्रोडक्शन होगा, और उसके बाद में डिसऑप्शन हो जाएगा। डिसऑप्शन का मतलब प्रोडक्ट बन गया, मॉलिक्यूल उड़ के चला गया। तो इन 3 प्रोसेस में होता है। तो ये था आपका कैटालिस्ट, 2 टाइप के होते हैं कैटालिस्ट के बारे में, 2 टाइप के होते हैं। अच्छा, कैटालिस्ट में ही अगली चीज़ हमको पढ़नी है जो है अपना एंजाइम, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एंजाइम पे। अभी हम आपको एंजाइम बता भी रहे थे, तो एंजाइम में हमको क्या क्या पढ़ना है। एंजाइम में बेसिकली 4 पार्ट पढ़ने हैं। सबसे पहले एंजाइम की डेफिनेशन पढ़नी है, फिर एंजाइम का एग्जाम्पल लेने हैं कुछ हमको, फिर प्रॉपर्टीज, और लास्ट में इसकी मैकेनिज्म क्या होती है एंजाइम की। तो डेफिनेशन तो आपको बता चुके हैं क्या होती है, नाइट्रोजीनियस कॉम्प्लेक्स, नाइट्रोजीनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड proteins which are produced by
विच आर प्रोड्यूस्ड बाई एनिमल और प्लांट। आप लोग भी एनिमल है ना, एनिमल और प्लांट। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, ये क्या है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। इनके लिए भी एग्जाम्पल दे दें। जो आप एक टाइम का खाना खाते हैं, अगर आपके अंदर जो कैटालिस्ट हैं वो रोल ना निभाएं तो आपका एक टाइम का खाना पचने में करीब करीब 6 महीने लग सकते हैं। और आप क्या करते हैं, 6 घंटे में नहीं होते, थाली लेके खड़े दोबारा खाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जो आपका जो सब पचाने वाला काम चल रहा है उसके अंदर भी कैटालिस्ट रोल कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल लेते हैं। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर आपने ली C12H12 अरे 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 C22H20 C12H20 O11 सुक्रोज। केन शुगर होते हैं ना, गन्ने से मिलती है केन शुगर, सुक्रोज। आपने क्या किया, इसको एक एंजाइम के इन्वर्टेज एंजाइम, ये क्या करता है, इसको तोड़ देता है C12H6O6 ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अंतर बस ये होता है कि ये प्लेन प्रोवाइड लाइट को प्लस डायरेक्शन में घुमाता है, ये भी प्लस में घुमाता है और ये माइनस में घुमाता है, लेकिन इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है घुमाने का वो ज्यादा होता है। तो ओवरऑल जो इस मिक्सचर का बनता है वो निगेटिव बन जाता है, इसलिए वो इन्वर्जन हो गया। जो पहले लाइट प्लेन प्रोवाइड लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा था, अब वो कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये रिएक्शन किस एंजाइम में होती है, इन्वर्टेज में होती है। ठीक है, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। दूसरा एग्जांपल दिया जाए तो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज जो C6H12O6 है, उसे जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में आप लोगों के लिए मदिरा बनाई जाती है। कैसे बनती है, C2H5OH 2 मॉलिक्यूल प्लस 2 CO2। जो सीरा निकलता है ना, सीरा ग्लूकोज का, उससे क्या जाइमेज एंजाइम प्रेजेंस में वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में। दिस इज आल्सो ए एंजाइम। तो 2 एग्जांपल आपके लिए सफिशिएंट हैं। एग्जांपल की बात कर ली, अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज जो है, ये हाईली इफिशिएंट होते हैं। कैसे होते हैं, हाईली इफिशिएंट से मेरा मतलब ये है कि अगर आप इनको डालेंगे तो क्या होगा, उससे रेट जो है 10⁵ से लेकर 10⁻18 गुना क्या बोलते हैं टाइम्स तक इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब हाईली स्पेसिफिक है, मतलब हाईली इफिशिएंट है। इसके अलावा स्पेसिफिक भी है। स्पेसिफिक से मेरा मतलब ये है कि अगर कोई एक रिएक्शन को एक ही मॉलिक्यूल एक ही कैटालिस्ट करा रहा है तो वही कराएगा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो हाईली स्पेसिफिक है। तीसरा, स्मॉल अमाउंट रिक्वायर्ड, बहुत कम अमाउंट में, ठीक है, रिक्वायर्ड होगा। और जो लास्ट है आपका, वो आपको याद रखना है, ऑप्टिमम pH एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर। 37 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत बढ़िया से काम करते हैं। आपका शरीर टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन जब बुखार आ जाता है तो एक साथ कई बीमारियां हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि कैटालिस्ट भी काम करना बंद कर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ऑप्टिमम का मतलब होता है सबसे ज्यादा वर्क कर चुके हैं। pH 7.4 आपके ब्लड का pH, स्लाइटली बेसिक। ठीक है, तो ये दीज आर द प्रॉपर्टीज, हाईली एफिशिएंट, स्पेसिफिक, स्मॉल अमाउंट रिक्वायर्ड और ऑप्टिमम pH एंड टेम्परेचर। लास्ट में थोड़ी सी मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस लेते हैं। मैकेनिज्म इसकी ठीक वैसे ही जैसे एक ताला और एक चाबी की मैकेनिज्म है। ये समझ लीजिए आपका ताला है एंजाइम, ये है आपका एंजाइम, एंजाइम इज ताला। कोई भी मॉलिक्यूल आया, जो कोई भी एटम आया जो इस कैविटी में फिट हो सकता है, वो आएगा इसमें, कैविटी में फिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद में जैसे कि ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज वाला भी एग्जांपल बताया, तो ग्लूकोज क्या होगा, जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को अपने ऊपर जगह देगा। ग्लूकोज आएगा वहाँ पर आके क्या होगा, वहाँ पर ग्लूकोज आने के बाद में जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद में ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में अलग होगा, डिसऑप्शन होगा, एक्यूमुलेशन
प्रोडक्शन, फिर डिसऑप्शन होगा। डिसऑप्शन कैसे होगा, यहाँ से मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, दो मॉलिक्यूल अलग अलग निकलेंगे। तो पहले एक मॉलिक्यूल बना तो आया था ना पूरा, उसका दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स में हमने क्या क्या पढ़ा, सॉरी कैटलिस्ट में क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट पढ़े, फिर एंजाइम के बारे में जाना जो कि स्पेसिफिक कैटलिस्ट में छोटा सा टॉपिक है बस। लास्ट टॉपिक कौन सा इसमें, कोलाइड्स। कोलाइड्स में हमको क्या करना है, कोलाइड्स का पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में दो चीज़ें जाननी है, एक इसकी डेफिनेशन और दूसरा कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट इसके। कोलाइड जो है जनरली एक सॉल्यूशन ही है, बस अंतर क्या है कि अगर पार्टिकल का साइज जो है वो 10⁵ से लेके 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर रहा है, इस क्राइटेरिया में लाई कर रहा है तो वो कोलाइड बनाएगा। ठीक है, इससे पार्टिकल छोटे हो गए तो क्या होगा, आसानी से घुल जाएंगे पार्टिकल्स, आसानी से घुल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रू सोल्यूशन बन जाएगा। सोल्यूशन हमने पहले टॉपिक रिवाइज किया है। तो लेस देन अगर है लेस देन 10⁻⁻7 तो सोल्यूशन बन जाएगा। और अगर पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन हो गया, क्या ग्रेटर देन 10⁻⁻7 तो आपको प्रेसिपिटेट बना हुआ दिखेगा, प्रेसिपिटेट बना हुआ दिखेगा। तो बेसिकली क्या है कि अगर पार्टिकल्स बहुत बड़ा पार्टिकल्स हैं तो वो प्रेसिपिटेट के रूप में आपको बना हुआ दिखेगा। प्रेसिपिटेट कहाँ होता है, ऊपर होता है कि नीचे होता है, नीचे होता है बेवकूफों। तो इस पर कोई मतलब नहीं, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि फेस सेपरेट हो जाए। अब वो डिपेंड करेगा कि किसका कितनी डेंसिटी है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी ऊपर हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, जिसमें जिंदगी काट लोगे नहीं तो ऊपर होता है प्रेसिपिटेट, नीचे होता है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट का मतलब फेस सेपरेट हो जाए, दो अलग अलग सेपरेट आपको फेस दिखे। अब डेंसिटी पे डिपेंड करेगा ऊपर होगा कि नीचे होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी तो नीचे बैठ जाएगा, कम होगा तो ऊपर रहेगा। हम मान तुम्हारी बात मान लेते हैं नीचे ही बैठा लेते हैं, तो ये आपको अलग से क्या दिखेगा, प्रेसिपिटेट बन गया। अगर ये प्रेसिपिटेट ना होकर, प्रेसिपिटेट कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस है ना, हेट्रोजीनियस है, प्रेसिपिटेट ना होके पूरा पार्टिकल डिवाइड है, लेकिन पार्टिकल डिवाइड है दिख रहे हैं आपको, धुआं है, धुआं। एयर के अंदर क्या है, कार्बन के पार्टिकल्स मिले हुए हैं ना, एयर के अंदर क्या है, डस्ट है, क्या है एयर के अंदर डस्ट के पार्टिकल्स मिले हुए हैं ना, तो वो क्या पूरे में फैले हुए हैं, लेकिन प्रेसिपिटेट नहीं है क्योंकि पार्टिकल छोटे छोटे साइज के। ठीक है, तो ये भी लेकिन है कैसा, हेट्रोजीनियस। तो अगर इसकी डिफिनेशन दी जाए, कोलाइड्स आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स रेंज आर बिटवीन 10⁻⁻5 to 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। कैसे दिखेंगे हेट्रोजीनियस तुमको, हेट्रोजीनियस तुमको देख सकते हैं अगर तुम धूल को कभी टिंडल कौन देखो, किचन के अंदर से एक छोटा सा छेद हो, किचन में ना रोशनी आती है जब ऐसे करके, तो आपको पार्टिकल दिखते हैं, टिंडल कौन दिखती है, तो इसका मतलब पूरे में फैले हुए मिक्सचर। तो डेफिनेशन हो गई। कंपोनेंट की बात करते हैं। कंपोनेंट, दिस इज बिल्कुल कंपोनेंट वैसे ही जैसे आपका क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, जो सॉल्यूट होता है वो यहाँ पर हो जाता है डिस्पर्जन, डिस्पर्ज्ड फेज, डिस्पर्ज फेज। कौन सा फेज, डिस्पर्ज्ड है, पूरे में फैला हुआ है। और दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्जन फेज इज लाइक सॉल्यूट, जो भी उस कोलाइड में जो भी कम अमाउंट में पाया जाएगा वो डिस्पर्ज फेज का काम करेगा, और जो मोर अमाउंट में पाया जाएगा वो मोर अमाउंट में पाया जाएगा वो डिस्पर्जन मीडियम का काम करेगा। ठीक है, तो कंपोनेंट की जानकारी हो गई हमको, एक डिस्पर्ज फेस होगा और एक डिस्पर्जन मीडियम होगा। इसके बाद बात करते हैं किसकी, क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका क्लासिफिकेशन है, 4 तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। कितने तरीके से किया गया, 4 तरीके से किया गया है। सबसे पहले किया गया है बेस्ड ऑन फेज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, दोनों का फेज क्या है। तो इसके हिसाब से 8 बनेंगे आपके, पूरा एक चार्ट टाइप का होता है। चलो हम तुम लोग बता देते हैं कैसा होता है। इधर लिखो अगर तुम लोग डिस्पर्स्ड फेज, यहाँ पर लिखो डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम जिसमें आप डाल रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में आप क्या लिखो, क्या कोलाइडल बनेगा, कोलाइडल सिस्टम का एक स्पेसिफिक नाम होगा, कोलाइडल सिस्टम
कैसा बनेगा, और यहाँ पे एग्जाम्पल भी कुछ हो सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, सॉलिड ले लें, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड में ही डालेंगे। सॉलिड में एक बार सबसे पहले क्या डाल लो, सॉलिड डाल लो। इससे जो बनेगा कोलॉइडल सिस्टम उसको बोलते हैं सॉलिड सॉल। क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल। जितने भी जेम स्टोन वगैरह होते हैं, आबराकडाबरा डिविडिचू करके दिखाते हैं ना जेम्स स्टोन जो होते हैं, तो वो सारे क्या हैं, वो सॉलिड सॉल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसमें क्या करें, लिक्विड डाल दें तो क्या बन जाएगा, जेल, स्पाइक, खड़े बाल। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जेलीज वगैरह इसका एग्जाम्पल है, जेलीज। ठीक है, जस्ट जेली एल्पन लीवर वाले। उसके अलावा चीज वगैरह भी इसका एग्जाम्पल है। गैस अगर डाल देंगे तो फिर से सॉलिड सॉल बनेगा। ठीक है, गैस का कोई इफेक्ट बेसिकली पड़ता नहीं, सॉलिड की सरफेस पे बस एक्यूमुलेट होती है। रबर वगैरह इसका एग्जाम्पल है, रबर फोम वगैरह जो बनती है वो सब इसका एग्जाम्पल है। अगला क्लासिफिकेशन लेते हैं। अगले में क्या करना है आपको, डिस्पर्जन मीडियम में क्या कर दीजिए, लिक्विड, लिक्विड, और यहाँ भी लिक्विड। पहले इसमें क्या डाल दिए, सॉलिड। क्या बनेगा इससे, सॉलिड और लिक्विड से क्या बनता है, सॉल बनता है। सॉल, केवल सॉल नाम होगा उस। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड से बन जाएगा आपका सॉल बन जाएंगे। और लिक्विड से क्या बनेंगे, इमल्शन बनेंगे। और इससे क्या बनेगा, लास्ट वाले से, गैस से क्या बनता है, हाँ फोम बनेगा। तो इसका एग्जाम्पल दीजिए, सॉल का एग्जाम्पल बताइए। सॉल के एग्जाम्पल आपका हो गया पेंट। पेंट कैसे बनते हैं, आप अगर जाइए तो आपको दुकान पे जब पेंट खरीदने जाएंगे आपको एक कार्ड दिखाता है, तुरंत प्रिपेयर करके देता है। एक वहाँ से मिक्सचर आया हुआ होता है जो कि आपका डिस्पर्जन मीडियम होता है, उसमें स्पेसिफिक तरीके की मशीन लगी होती है, उसके अंदर पार्टिकल, सॉलिड के पार्टिकल डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, तुरंत आपको प्रिपेयर करके देता है। वो कहता है कि दोबारा नहीं बनेंगे, अब जितना बताना उतना ही बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि पेंट जो एग्जाम्पल है वो किसका है, उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व कर देता है एक सॉल्यूट के अंदर। ठीक है, तो पेंट इसका एग्जाम्पल हो गया। इमल्शन जानते ही हो, क्या होता है, मिल्क। मिल्क कैसे बनता है, फैट जो होता है वो डिसॉल्व कर देते हैं किसमें, वाटर में। तो मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ। गैस का लिक्विड में जो भी आपके फोम, सोप के फोम बनते हैं, लेदर वगैरह, ये सब। लास्ट में क्या लेंगे आप लोग, गैस। गैस को सॉलिड में डिसॉल्व करेंगे, क्या बनेगा, सॉलिड एरोसॉल। इसमें क्या बनेगा, लिक्विड एरोसॉल। गैस में कभी भी आप हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं बना सकते, क्योंकि कोलाइड्स आर की डिफिनेशन क्या थी, कोलाइड्स आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और गैस को गैस में जब भी मिलाएंगे तो आपको जो मिक्सचर मिलेगा कैसा मिलेगा, होमोजीनियस मिक्सचर ही मिलेगा। सॉलिड एरोसॉल और इनके लिक्विड एरोसॉल के एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा, हमको अभी करंटली याद नहीं है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द। एक चीज और याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पे सॉल में लिक्विड जो है वाटर ले लें तो वो हाइड्रोसॉल बोल सकते हैं। अगर लिक्विड मान लीजिए आपका सॉल में कैसा है, लिक्विड आपको वाटर ले लिया तो हाइड्रोसॉल भी उसका नाम हो सकता है। एल्कोहल ले लिया एल्कोसॉल, बेंजीन ले लिया बेंजोसॉल, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो अगला सेकंड क्लासिफिकेशन किसके बेस पे कर रहे हैं हम लोग, देखते रहो सब मिलेगा। सेकंड है, ये 8 तरीके से कर लिए ना, ऑन द बेस्ड ऑन एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। जो डिस्पर्ज्ड फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है उनके बीच में एफिनिटी है कि नहीं। एफिनिटी का हम समझते हैं ना, लगाओ समझते हैं ना। तो 2 तरीके से होते हैं इस बेस पे, बेस्ड ऑन एफिनिटी अगर हम लोग देखें। एक है लायोफिलिक कोलाइड, कभी को सॉल्व भी लिख दिया, लायोफिलिक कोलाइड, और ये है लायोफोबिक कोलाइड। लायोफिलिक कोलाइड्स का मतलब क्या हुआ, लायोफिलिक कोलाइड्स का मतलब क्या हुआ, डिस्पर्ज फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है, उनके बीच में क्या है, ग्रेट एफिनिटी है। एफिनिटी का मतलब लगाव बहुत ज्यादा है, या हम ये बोल भी सकते हैं इनको सॉल्वेंट लविंग बोलते हैं।
ये डिस्पर्ज मीडियम जो होगा, डिस्पर्ज मीडियम उसके प्रति लगाव दिखाएंगे, सॉल्वेंट लविंग होंगे, आराम से घुल मिल के रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लायोफोबिक में क्या होगा, इसकी एग्जांपल ले दें, गम, जिलेटिन, ठीक है, ये इनके एग्जांपल होगा। लायोफोबिक कोलाइड में क्या होगा, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में क्या होगा, नॉट एफिनिटी। हाँ फोबिक होंगे, फोबिया समझते हो ना, फोबिक डर, तो ये दूर दूर भागेंगे, ठीक है। तो दीज आर द टू टाइप्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द एफिनिटी। इसका एग्जांपल दो लायोफोबिक का, लायोफोबिक का कोई एग्जांपल दो। जितने भी आप लोग मेटल के सॉल्व वगैरह बनाएंगे, अरे आप लोग मैग्नेट तुम्हें दिखेगा इतनी बड़ी, तुम्हें सॉल्व हो गया क्या वो मतलब कोलाइड हो गया क्या, ठीक है। बेस्ड ऑन द एफिनिटी भी हम लोगों ने कर लिया। अगला है बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन चार्ज, जो कोलाइड है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, तो इसके हिसाब से पॉजिटिव कोलाइड, निगेटिव कोलाइड और न्यूट्रल, ठीक है। पॉजिटिव कोलाइड्स में क्या है, दो चीजें याद रखिएगा, दोनों में दो दो पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड, समझते हो ना, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव, ठीक है, कोलाइड्स। इसके अलावा बेसिक डाइज जितने भी हैं, बेसिक का मतलब बेसिक डाइज, जिसमें वही ग्रुप पाया जाएगा। सिमिलरली निगेटिव की बात करें, मेटल सल्फाइड इसमें आ जाएंगे, मेटल सल्फाइड इसमें आ जाएंगे, और एसिडिक डाई इसमें आएंगे। बेसिक डाई का मतलब क्या होता है, बेस क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन देने के बाद में, इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में निगेटिव एसिडिक डाइज इसमें आ जाएंगे। और इनका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ध्यान है ना, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल सल्फाइड, बेसिक डाइज, एसिडिक डाइज। न्यूट्रल का बोलो, न्यूट्रल का क्ले, क्ले जानते हो, वो जिससे बनाते थे सांप बिच्छू वगैरह, ठीक है, हाँ क्ले वगैरह है इसका एग्जांपल। अब तो क्ले वाला डिब्बा हो। अच्छा, चौथा तरीके से बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, कैसे पार्टिकल्स हैं, टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। इसके हिसाब से तीन तरीके के होंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर और एसोसिएटेड, और मिसल भी बोलते हैं इसको। मिसल जानते हो ना, साबुन में जो बनता है, ठीक है। मल्टी मॉलिक्यूलर में क्या होगा कि पार्टिकल्स छोटे होंगे, लेकिन वो सारे पार्टिकल्स एग्रीगेट करके किस रेंज में आ जाएंगे, कोलाइडल रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है कि पार्टिकल की रेंज पहले तो कैसी थी, छोटी थी, मतलब कि ट्रू सॉल्यूशन में लाई कर रही थी, लेकिन पार्टिकल एग्रीगेट हो रहे हैं, मेड बाय एग्रीगेटिंग, एग्रीगेट समझते हो ना, एग्रीगेट मिल जाना, एग्रीगेटिंग द पार्टिकल एंड फॉर्म and lies in colloidal range, colloidal range, तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर। मैक्रो मॉलिक्यूलर में क्या होता है, ये पहले से ही मैक्रो होते हैं, ठीक है, तो इट इज मेड बाय पार्टिकल्स विच आर एक्चुअली लाइज इन कोलाइडल रेंज, ठीक है। एसोसिएटेड में क्या होगा, जैसे मिसल बन जाता है, जैसे कि आपने अगर कोई साबुन डाला, सोप दिया आपने, स्लोप का क्लिंजिंग एक्शन होता है, स्लोप के क्लिंजिंग एक्शन के बाद में क्या बनेगा, मिसल बनेगा, मतलब किसी का जुड़ जाए, किसी के साथ जुड़ा, सेम पार्टिकल के साथ नहीं जुड़ा, अगर सेम पार्टिकल के साथ जुड़ेगा तो उसे एग्रीगेशन बोल देंगे, उससे मल्टीमॉलिक्यूलर, दूसरे पार्टिकल के साथ जुड़ के क्या हो जाएगा, एसोसिएटेड या मिसल बना लेगा। तो इस हिसाब से आपके टाइप्स ऑफ पार्टिकल के बिहाफ पर हम लोगों ने तीन तरीके से इसको क्लासीफाई कर लिया। अब अगली हेडिंग क्या पढ़ेंगे, इसमें प्रिपरेशन कैसे करेंगे कोलाइड्स का। पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन पढ़ी, दूसरी क्लासिफिकेशन पढ़ी, तीसरा क्या पढ़ेंगे,
प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। तो दो तरीके कोलाइड पढ़े ना अभी, लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक कैसे बन जाएंगे? आसानी से बन जाएंगे। अगर हम लोग प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक की बात करें तो आप क्या करें, डिस्पर्ज फेज को लाइए डिस्पर्जन मीडियम में, और बस आसानी से या तो थोड़ा बहुत कूल करना पड़ेगा, वार्म करना पड़ेगा, आसानी से घुल जाएंगे, क्योंकि वो चाहते हैं डिस्पर्जन में घुल जाए, तो आसानी से बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। डाइज इसके एग्जाम्पल है, डाइज ऐसे ही बनती हैं। डाइज कभी आप बनाइएगा तो बस थोड़ा सा पानी डालते रहिए, उसके बाद चलाते बहुत देर बाद एकदम से विस्फोट हुआ डाई बन जाए। लायोफोबिक की बात करते हैं। लायोफोबिक के प्रिपरेशन के दो मेथड हैं। लायोफोबिक के प्रिपरेशन के दो मेथड हैं आपके। पहला है कंडेंसेशन मेथड है, दूसरा डिस्पर्जन मेथड है। डिस्पर्जन मेथड का मतलब होता है पार्टिकल को स्प्लिट करना। क्या करना है? स्प्लिट करना। कंडेंसेशन मेथड का मतलब पार्टिकल को एग्रीगेट करना है, आपस में जोड़ना है। इसमें आपको आइडिया लग गया होगा कि स्प्लिट अगर करना है पार्टिकल पहले से प्रेसिपिटेट में अप्लाई करना है। अब इनको करेंगे ना, तो इसमें क्या होगा, एग्रीगेट पहले से सॉल्यूशन अप्लाई करना है, जोड़ना होगा। ठीक है, अब इसमें भी दो मेथड आते हैं डिस्पर्जन में भी। एक होता है इलेक्ट्रो डिस्पर्जन। इलेक्ट्रो डिस्पर्जन में क्या होता है, एक मेटल लगा दिया, एक मेटल इसका बनाना सोल्यूशन और उसको सॉल्वेंट में डाल दिया, दोनों तरफ से इलेक्ट्रिकल आर्क लगा दिया। मान लीजिए सेटअप किया है, इलेक्ट्रिकल आर्क लगाई दोनों तरफ से। इलेक्ट्रिकल आर्क से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल आर्क करने से ये जो मेटल है इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे यहाँ पे और इसमें घुल जाएंगे। और इसमें क्या होगा, एक बड़ा सा पार्टिकल था, उसमें पार्टिकल स्प्लिट करके हमने इसमें घोल दिया। और दूसरा होगा आपका पेप्टाइजेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा होगा क्या, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या होगा, समझिएगा, पहले से ही प्रेसिपिटेट बने हुए हैं, एक बार ध्यान सुनिएगा, पहले से ही क्या है, प्रेसिपिटेट बना हुआ है। अब आप इसके अंदर कोई एक इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जिसको अपोजिट चार्ज, मान लीजिए कोई भी चार्ज होगा, यहाँ पर हमारे नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आके बैठ गया, नेगेटिव 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 पूरा बैठ गया। अब आपस में नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव जो होगा, नेगेटिव चार्ज आपस में क्या होगा, रिपल्शन होगा ना। मतलब रिपल्शन होगा, फिर वो पार्ट एक दूसरे दूर आना चाहेंगे, और अगर दूर भागेंगे तो ये पार्टिकल क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा बीच से, बहुत से पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा। तो इसे कोई बोलते हैं क्या, पेप्टाइजेशन। अब किस रेंज में आ जाएगा, कोलाइडल रेंज में आ जाएगा, भूल जाएगा। तो बाय इसी इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। पेप्टाइजिंग एजेंट की मदद से किसी प्रेसिपिटेट को कोलाइडल रेंज में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। सेकंड का समझते हैं कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड, कंडेंसेशन मेथड जो होती है उसमें एग्रीगेट करना होता है, पार्टिकल जोड़ना होता है, और इसके लिए जो है केमिकल प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो इसके लिए केमिकल प्रोसेस का यूज हो सकता है, और वो केमिकल प्रोसेस हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है, कोई हो सकती है। तो बेसिकली आपको पता है केमिकल प्रोसेस का यूज किया जाता है पार्टिकल को आपस में जोड़ने के लिए। तो दिस इज द ऑल अबाउट द प्रिपरेशन कैसे करनी है। इसमें पेप्टाइजेशन इंपॉर्टेंट, पेप्टाइजेशन आपको बात आती है प्यूरिफिकेशन की। आपने बना तो लिया है, प्यूरिफाई भी तो करना है ना, आपको क्या करना है, प्यूरिफिकेशन करना है। प्यूरिफिकेशन कैसे करना है, चौथा नंबर पॉइंट है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन के लिए दो मेथड है। पहला है डायलिसिस, और इसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, थोड़ा सा अंतर है। और दूसरा है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। दोनों आपको सही देना, दोनों इंपॉर्टेंट है। डायलिसिस का मतलब क्या होता है, डायलिसिस को भी देखिए कितनी जगह में आती है। डायलिसिस का मतलब होता है डायलिसिस कितने ग्राम का होता है, प्योर करना। तो एक एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में सॉल्यूशन को भर दिया, मान लीजिए भर के यहाँ पर लटका दिया, इसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। इधर से बहुत तेजी से क्या किया, पानी की सप्लाई की, वाटर सप्लाई किया, तो क्या होगा, ये इसके अंदर पानी जो है, इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स कैसे होंगे, कोलाइडल वाले पार्टिकल्स होंगे, इंप्योरिटीज होंगी ना, कुछ इंप्योरिटीज किसके होंगी, जो इलेक्ट्रोलाइट डाला था ना बनाने के टाइम पे, मान लीजिए ज्यादा पड़ गया इलेक्ट्रोलाइट, एक्सेसिव पड़ गया, तो वो उसमें पड़ा रहेगा ना। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब नमक यानी कि इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, वो कैसा सॉल्यूशन था, ट्रू सॉल्यूशन था।
तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स कैसे होंगे, छोटे होंगे। छोटे होंगे तो इस एसपीएम के बाहर जा सकते हैं ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ही चीज बाहर निकालेगी, तो जो इंप्योरिटीज के पार्टिकल्स हैं वो इससे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन कोलाइडर के पार्टिकल बड़े होने की वजह से उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस, ठीक है। अगर आप इसमें एनोड और कैथोड लगा दें तो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी, क्योंकि जब जो चार्ज होगा वो चार्ज जल्दी भागेगा, दोनों फोर्स लग रहे हैं, एक तो मैकेनिकल फोर्स लग रहा है बाय द वाटर और एक इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है बाय द सन, जो आप लगा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर लेते हैं, नॉर्मल फिल्टर पेपर। नॉर्मल फिल्टर पेपर में क्या होते हैं, पोर्स बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि उनसे आपको प्रेसिपिटेट को छानना होता है ना, प्रेसिपिटेट ऊपर आ जाए, आपको कोलाइडल सॉल्यूशन को छानना है, तो इस पोर्स को जो बड़े बड़े पोर्स हैं उनको छोटा करना है, तो आपको क्या करना है, 4% नाइट्रोसेल्यूलोज में इसको डुबाना है, एंड एल्कोहल 4% नाइट्रोसेल्यूलोज इन एल्कोहल, इसमें आपने डुबा दिया। उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में इसको हार्ड करना है, पहले इसको कर दिया, इससे पोर भर जाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड से ये हार्ड हो जाएगा। हार्ड करने के बाद में अब आप इसको आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। आपने कोलाइडल सॉल्यूशन डाला, ऊपर कोलाइडल पार्टिकल बचे रह गए, नीचे जो सॉल्वेंट था 10% मीडियम था वो रह गया। अब आपने कोलाइडल पार्टिकल्स को दूसरे मीडियम में आसानी से, और जो नीचे चला गया उसके साथ इम्प्योरिटीज चली गई, इम्प्योरिटीज बहुत ही हल्की निकली गई ना, समझ गए इस चीज को। जो दूसरा डायलिसिस और दूसरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। लास्ट आर्टिकल है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर हो सकती है। प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको इस बारे में बताएगी कि जो भी मॉलिक्यूल है उसके फिजिकल कोलाइडल उसके फिजिकल अपीयरेंस से क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर आप गोल्ड को देखें तो गोल्ड के अगर कोलाइडल सॉल्यूशन गोल्ड का बना है तो आपको रेड कलर का दिखेगा, ठीक है। और अगर गोल्ड को एक्चुअल आप जो गोल्ड जो देखते हैं क्या देखते हैं, चॉकलेट टाइप का देखते हैं तो वो आपको गोल्डन कलर का दिखता है। इसका मतलब जो साइज है, साइज जो है वो रिफ्लेक्टेंस या स्कैटरिंग पे डिपेंड होता है। ये सब जो चीजें आती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। कि फिजिकल प्रॉपर्टीज बताता है कि साइज अलग होने से कलर भी अलग हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आपको बताना है इसका मैकेनिकल मोशन, मतलब ये कैसा मोशन होता है, ब्राउनी मोशन होता है ना। पार्टिकल जो में भागते हैं ना, ब्राउनी मोशन रैंडम मोशन होता है ना। अगर ब्राउनी मोशन ना हो तो क्या हो, ग्रेविटी लग जाएगा मॉलिक्यूल के ऊपर, ग्रेविटी लग जाएगी तो मॉलिक्यूल अपने आप नीचे बैठ जाएंगे, और नीचे बैठ जाएंगे तो फिर दिस इज नो मोर द कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या होता है, क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसका मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आपको बताना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल्स के अंदर कैसा मोशन होता है। थर्ड है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में आपको बताना है कि टिंडल कोन बनाता है। क्या होता है टिंडल कोन, जानते हैं आप लोग कि आप लोग लाइट को देखेंगे कोन टाइप का आपको दिखेगा, तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में होता है आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आपको तीन चीजें बतानी है कि इसके अंदर क्या होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब ये होता है कि चार्ज पार्टिकल का, चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो अपोजिट क्या बोलते हैं उसको, हाफ सेल, हाफ सेल क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। और कोई इलेक्ट्रोड की तरह मूव करता है क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस को बताता है। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस बताना है, और हमने आपको बताया कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती रहती है, सही परमेबल मेम्ब्रेन के आसपास जाते हैं तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस होता है। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है कोएगुलेशन, वो आपको देखना है। कोएगुलेशन दिस इज द रिवर्स ऑफ पेप्टाइजेशन प्रोसेस। पेप्टाइजेशन में क्या किया था, बड़े से मॉलिक्यूल को पेप्टाइजेशन मॉलिक्यूल को एक पेप्टाइजिंग एजेंट की मदद से क्या किया था, कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज किया था। और यहाँ पे कोएगुलेशन में क्या करेंगे, कोएगुलेशन समझिए। कोएगुलेशन में क्या करेंगे, जो भी पेप्टाइजिंग वाला सॉल्यूशन पड़ा हुआ था ना वो अलग क्यों था, क्योंकि चार्ज आ गया था।
चार्ज आ गया तो इसलिए पार्टिकल अलग होना पड़ा था चार्ज। हम एक क्या डालते हैं, हम एक कोई इलेक्ट्रोलाइट दुआ डाल दिया जिसपे अपोजिट चार्ज है, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अपोजिट चार्ज। जैसे ही वो अपोजिट चार्ज के साथ में आएगा तो क्या करेगा, इसके चार्ज खत्म कर देगा। जब इसके चार्ज खत्म कर देगा तो यही पे रीजन लाइन के थ्रू जानेगा, तुरंत ये चार्ज क्या कर देगा, चार्ज वैनिश कर देगा। चार्ज वैनिश होगा तो उससे क्या होगा, दोबारा से क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसको बोलते हैं कोगुलेशन करना। क्या बोलते हैं, कोगुलेशन। ठीक है, अब यहीं पे डेफिनेशन आती है प्रोटेक्टिव कोलाइड क्या होती है, क्या प्रोटेक्टिव कोलाइड। प्रोटेक्टिव कोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड वो होते हैं, अगर हम ये बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड लायोफिलिक कोलाइड ही प्रोटेक्टिव कोलाइड होते हैं। अगर आप लायोफोबिक कोलाइड को के ऊपर, लायोफोबिक कोलाइड है उसके ऊपर आपने लायोफिलिक कोलाइड की एक लेयर लगा दी तो क्या होगा, फिर तो आसपास अंदर से भले लायोफोबिक हो, आसपास से पूरा लायोफिलिक है, आराम से घूमते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका मतलब इसने क्या किया, प्रोटेक्टिव कोलाइड, इसने प्रोटेक्शन किया। किससे प्रोटेक्शन किया, कोगुलेशन से। क्योंकि कोगुलेशन किसका करा पाता, लायोफोबिक कोलाइड करा पाता, लेकिन आपने जब लायोफिलिक कोलाइड की एक लेयर लगा दी ऊपर से तो आपने कोगुलेशन बचा लिया ना, क्योंकि आप ऊपर से कोई चार्ज दिखेगा नहीं, अंदर भले चार्ज हो तो ये आएगा भी तो एक नया चार्ज जनरेट कर देगा इसके ऊपर, नया चार्ज जनरेट करेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, चार्ज को वैनिश नहीं होना चाहिए, वैनिश होते ही क्या हो जाएगा, इस पास आने लगेंगे। तो इसका मतलब प्रोटेक्टिव कोलाइड क्या होते हैं, जो किसी मॉलिक्यूल के कोगुलेशन को बचाएं। ये एक नंबर आता है गोल्ड नंबर, क्या आता है, गोल्ड नंबर। इंपॉर्टेंट समझिए, गोल्ड नंबर। सॉल्यूशन आपके पास में 10 ml हो, 10 ml सॉल्यूशन का, 10 ml सॉल्यूशन को amount of protective कोलाइड required in milligram to protect 10 ml of solution from 10 ml of 1% NaCl। कितनी अमाउंट में प्रोटेक्टिव कोलाइड की जरूरत पड़ेगी, प्रोटेक्टिव कोलाइड क्यों पड़ेगी, किसी को बचाने के लिए, किसको बचाने के लिए, 10 ml सॉल्यूशन को बचाने के लिए, 10 ml लायोफोबिक सॉल्यूशन को बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए, 1% NaCl, 10 ml ऑफ 1% NaCl से बचाने के लिए। क्योंकि बचेगा कब, जब उसके ऊपर कोई आयन डालने, इलेक्ट्रोलाइट डालने, वो चार्ज वैनिश कर देगा, चार्ज वैनिश करेगा तो प्रेसिपिटेट बना लेगा। इसका मतलब क्या होगा, कि अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट protective colloid required in Mg to protect the 10 ml of solution from 10 ml of 1% NaCl is known as gold number। इसके लिए बाकायदा आपका एक फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला आप देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद कुछ और नहीं जाता है, इसमें इमल्शन बताया गया है, छोटा सा इमल्शन के बारे में, बस वैसे आप अच्छा टॉपिक खत्म हो, इमल्शन के बारे में बताया गया है। इमल्शन क्या होता है, आप जानते ही हैं, लिक्विड से लिक्विड मिला है, अब वो दो तरीके से बन सकता है, दो क्लासिफिकेशन कर दिया है, वेट इन ऑयल। अगर आप क्या करें, वाटर इन ऑयल, वाटर को ऑयल में डाल रहे हैं, वाटर को ऑयल में डाल रहे हैं तो क्या होगा, क्रीम वगैरह एग्जांपल हो गया। और अगर आप क्रीम गाड़ी होती है ना, वाटर को ऑयल में डालते हैं, अगर आप ऑयल को वाटर में डाल रहे हैं तो मिल्क वगैरह आपका एग्जांपल हो गया। दो टाइप के उसके एग्जांपल इमल्शन बस लिखा हुआ आपने एप्लीकेशन में जानते ही, स्मोक स्क्रीन वगैरह बनाने के लिए जानते हैं, नई जनरेशन जो आ रही है स्मोक स्क्रीन चलती है रेड कलर की, यहाँ पे स्मोक स्क्रीन है, इसके अलावा एरोप्लेन वगैरह जाते हैं तो एक कुछ अगर संदेश लिखना है, कोई चीज लिखना है उसके लिए स्मोक स्क्रीन। और उसके बाद डेल्टा फॉर्मेशन ऐसे ही होता है, जो नदी का पानी आया उसके बाद में कोगुलेशन होके ही प्रेसिपिटेट बनते हैं बड़े बड़े, डेल्टा का फॉर्मेशन। दिस ऑल अबाउट योर चैप्टर